नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेस में। जो ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं आप सभी का भी स्वागत, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम ह्यूमन हेल्थ और डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, और स्वास्थ्य में हमारे जो डिफेक्ट हो जाते हैं वो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जीवाणु जनित रोग है, कौन से विषाणु जनित रोग है, कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है और कौन सा वायरल डिसीज है। ठीक है, तो रोग को समझने से पहले, रोग को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। भाई पहले तो हेल्थ जानेंगे, तब तो जानेंगे कि हेल्थ में कोई डिफेक्ट हुआ तो उसे बीमारी कहते हैं। तो बीमारी जानने से पहले हमको हेल्थ के बारे में जानना पड़ेगा। तो WHO ने परिभाषा दी है। किसने? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषा दी है हेल्थ की। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्य या हेल्थ इज अ थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग सर नहीं आ रहा है समझ में, सब समझा रहा हूं, देखते जाओ बस। स्वास्थ्य एक संपूर्ण फिजिकल मतलब भौतिक, या फिर इसी को शारीरिक बोल सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ये कभी आपसे अगर मेंस में आ जाए सवाल स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, तो स्वास्थ्य की आप परिभाषा दीजिएगा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि क्या है, इसमें तीन बातें लिखी गई है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मतलब आप एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? सबसे पहला वो शारीरिक रूप से, वो भौतिक रूप से, वो फिजिकल रूप से फिट दिख रहा हो, आपको उसकी स्थिति सही दिख रही हो। ठीक। दूसरा मेंटली भी वो सही हो, और तीसरा वो सोशली भी सही हो। अब इसको एग्जांपल से समझना कि हेल्थ क्या है। हेल्थ मतलब जो परिभाषा दिया है WHO की, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब समझना है, जैसे मान लो कोई बीमार पड़ता है, जिसे किसी को मान लो अभी जैसे बारिश का मौसम है, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, तो हाच्छी ठीक रहा है, वो बुखार दिख रहा है, सुस्त है, ठीक, तो वो उसका फिजिकल कंडीशन है, वो उसका फिजिकल स्टेट है कि वो आपको भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर दिख रहा है, उसकी स्थिति सही नहीं दिख रही। दूसरा, मान लो कि अगर कोई मेंटल कभी देखो जो पगला होता है, पागल होता है, ठीक है, कई तरह के मेंटल डिसीज होते हैं, कोई उठा के पत्थर मार रहा है, कोई दौड़ा रहा है, कोई भाग रहा है ना, कोई सदमे में है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, बैठा हुआ है, वो भी मेंटल डिसीज। उसको भी आप स्वस्थ बोलोगे क्या? भाई उसको मान लो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो क्या है? मेंटली डिसीज है। उसको फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, चिंता में चला गया है, आहा कहाँ चले गई मेरी वाली, समझ रहे हो, ब्रेकअप हो गया बेचारे का, वो उसका वो बीमारी है। एंजाइटी इज अ डिसीज,
डिप्रेशन इज ए डिसीज, मेंटल डिसीज। अब सोशल क्या आता है भाई? फिजिकल का मतलब तो समझ गए, जिसमें सुस्त जो शारीरिक कंडीशन दिखता है। मेंटल भी समझ गए। सोशल वेलबींग क्या होता है? सोशली कैसे मतलब फिट होना चाहिए। अब मान लो कोई व्यक्ति है, जा रहा है, रास्ते में भीड़ भाड़ है, और ले अचानक से वो, अबे निकल दे तेरी माँ का ऐसी तैसी, ले गाली गलौज किए पड़ा है। तो वो जो गाली गलौज कर रहा है व्यक्ति, उसको आप सोशली फिट बोलोगे क्या? उसको आप सामाजिक बोलोगे क्या? या फिर कहीं पे जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ले, और इधर बेचारे बच्चे लोग खांस रहे हैं, अच्छी अच्छी एलर्जी आ रहा है, क्या है वो सिगरेट पी रहा है, सब कोई बैठे हुए हैं भीड़ में, पूरा बस चल रहा है और सिगरेट पी रहा है, उसके कारण सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसको आप सामाजिक बोलोगे? उसको सोशली फिट बोलोगे? नहीं बोलोगे। गाली गलौज कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी करके चल रहे हैं, समझ, दैया मैया कर रहे हैं, किसी की गाली बक रहे हैं, तो सोशली फिट नहीं है। तो हेल्थ में तीनों चीज आता है, फिजिकल कंडीशन भी फिट होना चाहिए, मेंटल कंडीशन भी फिट होना चाहिए, और सोशल कंडीशन भी फिट होना चाहिए। तभी आप किसी व्यक्ति को हेल्दी अगर बोल रहे हैं, तो हेल्दी बोलने का मतलब है वो तीनों कंडीशन में हेल्दी होना चाहिए, उसकी तीनों स्टेट सही होनी चाहिए। कंप्लीटली क्या लिखा है? हेल्थ इज अ कंप्लीटली, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसी व्यक्ति को आप स्वस्थ व्यक्ति बोलोगे, और उसे ही आप स्वास्थ्य बोलोगे। आ रहा समझ में? और मान लो ये तीनों में से कोई एक चीज डिस्टर्ब है, मान लो वो पगला है, या मान लो कि वो फिजिकल कंडीशन उसकी सही नहीं है, या वो सोशली डिस्टर्ब है, वो अकेला रहना चाहता है, वो सामाजिक नहीं रहना चाहता, वो मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, मैं अकेला रहूंगा, तो वो भी एक बीमारी है, वो सोशल डिसीज है उसको। आ रहा है समझ में? इसीलिए आपको मिलजुल के रहना है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में आपको रहना है। आपके दोस्त होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली से अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है तो क्या होना चाहिए? दोस्त होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तभी आप उसको एक कंप्लीटली हेल्थी पर्सन कहेंगे। अब मान लो इस तीनों में से कोई दिक्कत हो गई है, तीनों स्थिति में कोई दिक्कत हो गई, तो उसको हम कहेंगे कि वो डिसीज है। मान लो इसका तीनों स्टेट में से कोई एक स्टेट बिगड़ गया, इसके तीनों स्थिति में से कोई एक स्थिति बिगड़ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो बीमार है। तो बीमार की भी परिभाषा है, रोग, डिसीज। डिसीज की क्या परिभाषा है? जो इंग्लिश मीडियम वाले बैठे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कि डिसीज इज अ पार्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि एक ऐसी विशेष असामान्य स्थिति, ये मेंस के लिए बता रहा हूं कि जब मेंस में लिखना तो ऐसे लिखना, ये रोग एक विशेष असामान्य स्थिति है जो किसी जीव की संरचना या कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। या फिर इसी का दूसरा प्रभाव, दूसरी परिभाषा, कि एक विशेष असामान्य स्थिति जो किसी जीव की संरचना या कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, रोग कहलाती है। सामान्य रूप से आप समझ लो कि आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में से, इन तीनों स्थिति में से अगर कोई भी एक स्थिति गड़बड़ है तो आप रोगी हैं। ठीक है? किसी को मनोरोग होता है, किसी को शारीरिक रोग होता है, किसी को सामाजिक रोग होता है। तीनों प्रकार के, सर्दी जुकाम है तो वो शारीरिक रोग है, अगर वो दैया मैया कर रहा है तो वो सामाजिक रोग है, और वो मेंटल पत्थर उठा के फेंक रहा है, या फिर उसको डेली चिट्ठी लिखने की आदत हो गई है, ताली बजाने की आदत हो गई है। अरे एक जन को बहुत खतरनाक बीमारी में मेंटल हॉस्पिटल गया था, यहीं बिलासपुर में सेंद्री में मेंटल हॉस्पिटल है ना, उसको डिसीज हुआ था, मेंटल डिसीज, कि वो बेचारा अचानक से रात को उठ करके रात में नहाने चले जाए। उसकी बीमारी थी कि रात में उठे और रात में नहाने जाए और नहा करके जय श्री राम बोले। मतलब वो भी एक मेंटल डिसीज है कि रात में 2 बजे उठता रहा और 2 बजे उठे और जय श्री राम बोले, जय श्री राम, उठे नहाए जय श्री राम, गाय को देख करके दौड़ाए उसको। मतलब कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था,
लेकिन गैया को दौड़ते हुए देखे तो उसको और दौड़ाए, और रात को 2 बजे उठ के नहाए। तो उसकी समस्या को मैं समझने दूं, मैं वो एक मेंटल डिसीज, एक जन डिप्रेशन, वेरी डिप्रेस्ड, अकेले बैठी है बेचारी बच्ची, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं सोच रही है, एकदम बैठी है ऐसे करके, तो वो एक मेंटल डिसीज है। अगर आपके घर पे भी आपके आसपास में किसी को ऐसी लक्षण दिख रहे हैं तो बिना शर्माए बिना हिचकिचाए आप जाइए, जाकर के दिखाइए। भाई डॉक्टर होता है इलाज करने के लिए। अरे समझ, तो ये हो गया स्वास्थ्य की परिभाषा, ये हो गया रोग की परिभाषा। अब अपन देखेंगे कि रोग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से रोग को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला अवधि के आधार पर, अवधि मतलब वो तुरंत डिसीज हुआ है, तुरंत मतलब चोट लगी है, या लंबे समय से। तो अवधि के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घकालिक, और एक होता है लघुकालिक, बोल सकते हैं। दीर्घकालिक और लघुकालिक, इसको तीव्र और जीर्ण भी बोलते हैं। लघुकालिक को तीव्र भी बोल सकते हैं, तीव्र रोग, इंग्लिश में इसको एक्यूट डिसीज कहते हैं, एक्यूट डिसीज। और दीर्घकालिक इसको जीर्ण, हिंदी में जीर्ण रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉनिक डिसीज। क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिसीज कहते हैं, ठीक है। इसको एक्यूट डिसीज कहते हैं, एक्यूट डिसीज, ठीक है। क्रॉनिक डिसीज और एक्यूट डिसीज। जीर्ण रोग मतलब लंबे समय से, जिसकी बीमारी बहुत लंबे समय से हो, लंबे समय तक हो, या लंबे समय से हो, लंबे समय तक बीमारी को। और कम समय के लिए, तुरंत वाली, थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए, वे जो बीमारी थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए जो बीमारी होती है, जैसे चोट लग जाना। भाई चोट लगा, वो तुरंत घाव भर जाता है, घाव लगा, कट गया, थोड़ा सा खून बहा, फिर वो ठीक हो जाता है। या फिर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, भाई जा रहे थे, स्कूटी चलाना रहा, स्कूटी चलाने के बजाय उड़ा रहे थे, तो जब आप स्कूटी उड़ा रहे थे अचानक से बीच में गाय आ गई। अब गाय आ गई तो आप ब्रेक नहीं मारे, आप पैर को, दोनों पैर को निकाल के स्कूटी को, पैर, भाई लड़कियां तो पैर से ही स्कूटी रोकती हैं, ठीक। तो स्कूटी को आप पैर से रोके, और उसमें ही क्या हुआ कि आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। इसीलिए ब्रेक मार के गाड़ी रोकना चाहिए। स्कूटी, अगर स्कूटी में ब्रेक ही इसलिए रहता है कि आप ब्रेक से मार के स्कूटी रोकें, आ रहे समझ में, पैर से नहीं रोकें, पैर से नहीं रोका जाता स्कूटी। तो मान लीजिए पैर से आप रोक रहे हैं और स्कूटी उड़ा रहे थे, तो उस स्थिति में आपका पैर फ्रैक्चर हो सकता है। तो लेकिन अगर फ्रैक्चर भी होगा तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए जो बीमारी होती है उसको तीव्र या एक्यूट डिसीज कहते हैं, लघुकालिक, ठीक है, थोड़े समय के लिए एक्यूट डिसीज। और सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम बुखार, ये सब क्या है? एक्यूट डिसीज है, थोड़ी देर के लिए रहता है, कुछ दिन के लिए रहता है। अब दीर्घकालिक में क्रॉनिक डिसीज, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज जीवन काल तक चलते रहेगा, जीवन काल तक। अस्थमा, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया है तो अस्थमा भी जीवन काल। गठियावाद हो गया है किसी को, अगर गठिया हो गया है, ठीक है, गठिया मतलब बताया था ना, गाउट, वो यूरिक एसिड, हड्डियों के बीच में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, वो बहुत सूजन आ जाता है पैर में, जोड़ों पे दर्द दे रहता है, घुटने पे दर्द देता है, ठीक। किसी को किडनी की बीमारी है मान लो, या किसी को दिल की बीमारी है,
किसी को हार्ट की बीमारी है, दिल टूट गया है किसी का, तो दिल टूटता नहीं है कभी, हार्ट बीमारी हो जाए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से। ये जो पिज्जा बर्गर खाते हो ना, इतना ऑयली चीज खाते हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है बॉडी में, आ रहा समझ में? तो नहीं खाना चाहिए ज्यादा तेल मसाला वाला चीज। तो हृदय रोग जो होता है, जिसको भी हार्ट डिसीज होगा, वो बेचारा जीवन भर उसको हार्ट डिसीज रहेगा, बच के चलना पड़ेगा उसको, प्रॉपर एक डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो गठिया हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी रोग हो गया, जो ये सब बीमारियां लंबे समय के लिए रहती हैं, तुरंत ठीक नहीं होती। ऐसे डिसीज को क्रॉनिक डिसीज कहते हैं, जो लंबे समय तक होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक दीर्घकालिक रोग है, या इंग्लिश में लिखा रहेगा क्रॉनिक डिसीज। तो जहां कहीं भी क्रॉनिक डिसीज आएगा तो समझ जाना लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। ठीक, एक्यूट डिसीज मतलब कम समय के लिए, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सर्दी हुआ है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? हाँ ठीक, वेरी गुड। और ये तो हो गया अवधि के आधार पर दो प्रकार के, ये अवधि के आधार पर हो गए। ठीक, दूसरा आता है फैलाव के आधार पर, इन्फेक्शन के आधार पर, जो इन्फेक्शियस डिसीज होता है, संक्रमण के आधार पर, संक्रमण या फैलाव के आधार पर, कि बीमारी फैल सकती है कि नहीं फैल सकती। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होती है संक्रामक बीमारी और एक होती है असंक्रामक बीमारी। असंक्रामक बीमारी, इसको इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं और इसको नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी। असंक्रामक बीमारी जो फैलती नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर फैलती नहीं है। जैसे आनुवंशिक बीमारी हो गई, भाई किसी को जेनेटिक रोग है तो वो उसी को है, जरूरी नहीं है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, जरूरी नहीं है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। मानसिक बीमारी, किसी को डिप्रेशन हो गया है, मानसिक बीमारी, भाई तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, जरूरी नहीं है कि मेरा भी ब्रेकअप हुआ, तो अगर जिसको ब्रेकअप हुआ है वो उसकी डिसीज है, वो उसको बीमारी है, जरूरी नहीं है कि मेरे को बीमारी हुई है। तो जो मानसिक बीमारी है वो भी किस तरह की बीमारी है, नॉन इन्फेक्शियस। जरूरी नहीं है कि मैं अगर डिप्रेस्ड हो जाऊं तो तुम भी डिप्रेस्ड हो जाओ, ठीक है। तो आनुवंशिक बीमारी हो गई, जेनेटिक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, कैंसर भी मतलब एक नॉन वे इन्फेक्शियस बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। इन्फेक्शियस बीमारी किसके कारण फैलती है, तो कुछ पैथोजेंस के कारण फैलती है। पैथोजेंस क्या होते हैं अभी बता रहा हूं, पैथोजेंस के कारण फैलता है। पैथोजेंस मतलब जीवाणु, विषाणु, मच्छर, मक्खी, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। भाई मेरे को अगर खांसी हुआ तो वो जीवाणु के कारण होगा, कोरोना वायरस हो गया तो वो कोरोना के कारण होगा, मतलब मेरे को कोविड-19, बीमारी का एक्चुअल नाम कोविड-19 है, अगर वो क्यों हुआ है तो किसके कारण हुआ है, तो कोरोना वायरस के कारण हुआ है। आ रहे समझ में? तो पैथोजेंस के कारण होता है संक्रामक बीमारी। तो दीर्घकालिक रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसीज दो प्रकार के हो गए, टाइप्स ऑफ डिसीज, इंग्लिश मीडियम, टाइप्स ऑफ डिसीज आर टू टाइप्स। एक होता है पीरियड के आधार पर, अवधि के आधार पर
कितने समय के लिए हो रहा है, कम समय के लिए, कि कम समय के लिए उसको तीव्र रोग भी कहते हैं, और लघुकालिक भी बोलते हैं, एक्यूट डिसीज इंग्लिश में बोलते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले को दीर्घकालिक या जीर्ण रोग भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। मधुमेह, अस्थमा, गठिया, ये सब बीमारी कैसे हैं? ये सब बीमारी लंबे समय के लिए है, लंबे समय वाले रोग होते हैं। ठीक, कम समय के लिए सर्दी जुकाम चोट वोट लगना, ये इन्फेक्शियस बीमारी होगी। अब सवाल आता है पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस का मतलब होता है रोगजनक। रोग को पैदा कौन करता है? जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है? इन्हीं के कारण रोग पैदा होता है ना। ये हमारे शरीर में जाते हैं, अपना कारनामा करने लगते हैं, अपने लक्षण करने लगते हैं। तो जैसे इन लोग अपना हरकत दिखाते हैं तो हमको बीमारी आ जाती है। इन लोग अपना वृद्धि कर लेते हैं। भाई कोरोना वायरस के कारण लोग कैसे मर गए? कोरोना एक वायरस था, शरीर में इंटर किया, अपनी संख्या बढ़ा लिया, तुम्हारे सेल्स को मार दिया, तुम्हारे सेल्स काम करना बंद कर दिए, इसी कारण वो बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक, तो हम बीमार ही ऐसे होते हैं क्योंकि ये अपना लक्षण या अपना ग्रोथ बढ़ा लेते हैं और अपना हरकत दिखाने लगते हैं कि भैया मैं तुम्हारे खाना को खा लूंगा, मैं तुम्हारा जो भोजन जा रहा है उसको खा लूंगा। और जब तुम्हारे शरीर में कोई असामान्य स्थिति आती है तब आप छींकने लगते हो या खांसने लगते हो, ठीक है, या सुस्त हो जाते हो, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा ही एक्टिवेटेड हो जाते हो। मान लो अगर चिड़चिड़ापन आ गया और घर में लड़ाई झगड़ा कोहराम मचा के रख दियो, क्यों मैं तुमको बोली थी ना ऐसा मत किया करो, क्यों पापा आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किए, मैं आपको बोली थी स्कूटी लाने के लिए, आप होंडा सिटी लेकर के आए हो। ये सब जो हरकत है ये भी आपको क्या बताता है कि आप स्ट्रेस में हो। ठीक है, ये सही स्थिति नहीं है। ठीक, पैथोजेंस एक होता है, शब्द आता है वाहक, वेक्टर, इसको भी अभी से समझ लो। वाहक, वाहक का मतलब होता है रोगजनक को ले जाने वाले, रोगजनक को ले जाने वाले, जैसे मक्खी मच्छर, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए। एक्चुअल में इन लोग मच्छर और मक्खी करते क्या है? ये किसी जीवाणु के ऊपर बैठ गए हैं। मान लो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, अभी बता रहा हूं, साल्मोनेला टाइफी के ऊपर वो बैठ गए हैं। अब वो साल्मोनेला टाइफी के ऊपर बैठ करके वो जाकर के समोसे में बैठ गए। ठीक, मान लो साल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है, अभी आ रहा हूं बता रहा हूं, उसमें जो टाइफाइड का जीवाणु होता है वो टाइफाइड के जीवाणु के ऊपर एक मक्खी बैठ गई और वो मक्खी आकर के तुम्हारे गुपचुप के पानी में बैठ गई या गुपचुप के पानी में या गुपचुप के ऊपर बैठ गई। अब वो जो जीवाणु था वो तुम्हारे गुपचुप में आ गया है। अब वो गुपचुप को तुम खा रहे हो, आहा मजा आ गया। अब वो टाइफाइड वाला जीवाणु तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया है। जब वो टाइफाइड वाला जीवाणु तुम्हारे बॉडी के अंदर है तो वो टाइफाइड वाले जीवाणु को लाने ले जाने का काम कौन की? मक्खी की। ठीक, ऐसे ही मच्छर क्या करता है? प्लाज्मोडियम खाता है। प्लाज्मोडियम मतलब जो एनाफिलीज मच्छर है वो प्रोटोजोआ को खाती है। वो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है, पानी में रहता है। प्लाज्मोडियम उसके लार में आ जाता है, वो तुम्हारे स्किन में खून चूसने के लिए काटती है और वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आ जाता है और वही प्लाज्मोडियम के कारण हमको बीमारी हो जाती है, मलेरिया हो जाता है। तो एक्चुअल में मच्छर के काटने से बीमारी नहीं हुई, मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम था, वो प्लाज्मोडियम के कारण हमको मलेरिया हो जाता है। आया समझ में? तो लाने ले जाने का जो काम करते हैं उसे वाहक कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये पैथोजेंस जिसको रोगजनक बोलते हैं। स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं पे शब्द सुने हो ना, पैथोलॉजी। यस,
पैथोलॉजी का मतलब होता है रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी, रोगों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। चलो अब बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट देखते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का समय ज्यादा ना जाए, इसलिए मैं बीमारियों को पहले से ही उसमें नोट करके रखा हूं, इसके बारे में मैं डिटेल करते जाऊंगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से बीमारी हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन कौन से बीमारी जीवाणुओं के द्वारा है। जीवाणुओं से जनित बीमारी, बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन से हैं, जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। प्रश्न कैसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, या फिर रोगों का नाम रहेगा और सीधा सामने में लिखा रहेगा जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। तो आइए, पहला है टीबी। जो टीबी सुने होगा ना, टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज है। एक्चुअल में जो टीबी है, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ही उसको टीबी कहा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग हिंदी में सीधा सीधा आता है। क्षय रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है, वो जीवाणु का नाम बताइए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस बीमारी का नाम ही है, उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी रोग होता है। टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग मतलब क्षय हो जाना, क्लोसिस क्षय हो जाना। ये इसका लक्षण है अगर लगातार 15 दिन खांसी आ रही है, ठीक, मान लो नॉर्मल जो खांसी होता है वो अधिक से अधिक हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। अगर आपको 15 दिन तक लगातार खांसी आ रही है और नॉन स्टॉप खांसी आती है, मतलब जब आप खांसते हैं तो रुकते ही नहीं, अगर ऐसी खांसी आ रही है तो तत्काल जाकर के चेक कराइए, ठीक है। ये उसका लक्षण है। इसका वैक्सीन बन गया है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमको टीबी का वैक्सीन लग जाता है। कभी किसी गलती से व्यक्ति को अगर टीबी हो गया है तो उसको इलाज किया जाता है, अभी सब बता रहा हूं। अब तो जन्म से ही पहले क्या हो जाता है, जन्म हुआ बच्चे का, सीधा उसको टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। किसका टीका लगा देते हैं, टीबी का टीका लगा देते हैं। टीबी के टीके का क्या नाम है पूछा गया है, BCG। बी से बैसिलस, सी से कालमेट, जी से गुरिन। बैसिलस कालमेट गुरिन टीका किस लिए लगाया जाता है, तो टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है, टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके टेस्ट को क्या बोलते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को टीबी है कि नहीं है, है ना, तो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं मेंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स टीएसटी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं है उसका टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को मेंटॉक्स टीएसटी कहते हैं। टीएसटी का भी फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। स्किन से टेस्ट करते हैं, स्किन से पता करते हैं कि तुमको टीबी है या नहीं। आ रहा समझ में? तो प्रश्न पूछा जाता है कि टीबी के टेस्ट को क्या, मतलब टीबी निम्न में से किस बीमारी का, या निम्न में से टीबी बीमारी का टेस्ट निम्न में से किससे किया जाता है, या उसका नाम क्या है, तो मेंटॉक्स टीएसटी है, ठीक है। इसका इलाज क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो गया तो इस इलाज को डॉट्स कहते हैं। डॉट्स इलाज, ये बार बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको इलाज में, कि मान लो किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो उसका इलाज क्या है, तो डॉट्स है। डॉट्स का भी फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एक्चुअल में जब आप गोली वोली खाते हैं तो 3 दिन का कोर्स बोलता है डॉक्टर। कभी नोटिस करना, आप कभी आप दवाई लिए होंगे तो वो आपको 6 टैबलेट देते हैं या 10 टैबलेट देते हैं या 20 टैबलेट देते हैं या 30 दिन का टैबलेट देते हैं और बोलते हैं ये कोर्स है। कोर्स का मतलब उतने दिन तक आपको वो गोली खाना है, उस टाइम पे गोली खाना है। सवेरे खाना खाने के बाद गोली खाना है मतलब खाना है, रात में खाना खाने के बाद गोली खाना है मतलब खाना है, सोने से पहले आपको गोली खाना है मतलब खाना है, नाश्ता करने के बाद आपको गोली खाना है मतलब खाना है। तो एक कोर्स है, उसको गोली के दवाइयों का जो 3 दिन का डोज है, वो 5 दिन का डोज है, वो एक्चुअल में उसको कोर्स बोलते हैं कि हाँ 5 दिन तक आप ये गोली खाएंगे। तो ये जो है इलाज टीबी का जो कोर्स है, उस कोर्स को कहते हैं डॉट्स, डायरेक्ट
ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉट। डॉट्स, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है डॉट्स। डॉट्स किसके लिए इलाज है? मतलब डॉट्स का जो इलाज है, ये डॉट्स सब किस बीमारी से संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये टीबी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टीबी से रिलेटेड है। ठीक, तो बैक्टीरिया का पहला डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाला पहला डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक, और याद रखना WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ये सबसे जानलेवा बीमारी है। एक समय अगर किसी गांव में टीबी हो गया, अपने पिताजी लोगों से या अपने दादाजी लोगों से या अपने नाना जी लोगों से पूछना कि अगर उस गांव में टीबी हो गया तो वो पूरा गांव साफ हो जाएगा। जिस समय टीबी का इलाज नहीं बना था, डॉट्स नहीं बना था, मेंटॉक्स टेस्ट नहीं बना था, ये टीका नहीं बना था, तो अगर जैसे कोरोना वायरस किसी एरिया में हुआ तो वो एरिया निपट गया ना, वैसे ही अगर किसी को गलती से टीबी हो गया उस गांव में तो पूरा गांव का गांव निपट जाता था। ठीक है, सबसे जानलेवा बीमारी है। ठीक, आगे बढ़े तो प्रश्न ये, बीमारी याद रखना और किससे हो रहा है ये याद रखना। ये सबसे बड़ा चीज है कि जीवाणु से हो रहा है कि विषाणु से हो रहा है कि किससे हो रहा है, वो किस पैथोजेंस के कारण हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जीवाणुओं से पहला रोग ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा रोग देखते हैं भाई, दूसरा रोग है डिप्थीरिया, या इसी को गलघोटू बोलते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया या गलघोटू बोलते हैं। गला एकदम बड़ा हो जाता है, एकदम फूल जाता है, उसको आप लोग गूगल में देखना कि गलघोटू किसको बोलते हैं, डिप्थीरिया किसको बोलते हैं। प्रश्न पूछा गया है, डिप्थीरिया किस पैथोजेंस के कारण होता है, या डिप्थीरिया का कारक कौन है? तो डिप्थीरिया का कारक है जीवाणु। डिप्थीरिया एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, इसी को गलघोटू भी बोलते हैं। और जैसे मेंटॉक्स टेस्ट होता है टीबी का, जैसे टीबी का जो टेस्ट होता है उसको मेंटॉक्स TST बोलते हैं, मेंटॉक्स, है ना, मेंटॉक्स। तो मेंटॉक्स टीबी के लिए हो गया, और ये जो डिप्थीरिया के लिए है उसको स्टिक बोलते हैं, स्टिक, SCHICK, स्टिक या चिक बोला जाता है, चिक टेस्ट। ठीक है, चिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो चिक टेस्ट करते हैं। ठीक, अब आता है एक और शब्द, हैजा। मक्खियों से फैलता है। इसकी वाहक क्या होती है? मक्खी होती है, मक्खी वाहक होती है। एक जीवाणु है, उसके ऊपर मक्खी गई, बैठ गई। दूषित जल, गंदा खाना, मान लो तुम खाना या कचरा को, देखो सफाई रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मान लो आप कचरा को गए और जाकर के खुले में फेंक दिए, हमको लगता है चल रहे बाड़ी आंगन में फेंक देते हैं। अब वो आंगन बाड़ी में आप कचरा फेंक दिए, मान लो रात का खाना बचा था उसको फेंक दिए, या फिर कुछ थोड़ा बहुत चिकन मटन बचा था उसको फेंक दिए, या फिर कुछ भी आप बनाए थे उसको आप बाहर फेंक दिए। अब उसके ऊपर मक्खी बैठी है। ठीक, वो मक्खी क्या की, उड़ते हुए आपके पानी में आके बैठ गई, या आपके सब्जी में बैठ गई, या खाने में बैठ गई, या आप जो चीज गलती से पीने वाले हैं या खाने वाले हैं उसमें आके बैठ गई है। भाई हर कोई तो RO का पानी नहीं पी रहा है, हर कोई पानी उबाल के नहीं पी रहा है। अपन क्या करते हैं, नल का पानी आया सीधा पी दिए। अब वो नल के पानी में हो सकता है मक्खी भी बैठी हो। अब वो मक्खी के पैर में क्या रहा हो, कोई ऐसा जीवाणु रहा हो जिसके कारण हैजा होता है। हैजा एक्चुअल में मक्खियों के ही कारण होता है, मक्खियां उसकी वाहक होती हैं। उनके पैरों में, मक्खी के पैरों में हैजा का, और हैजा का ही दूसरा नाम इंग्लिश में कॉलेरा है। कॉलेरा डिसीज बोलते हैं ना, कोलेरा डिसीज, कॉलेरा या कॉलेरा बोलते हैं ना, कॉलेरा डिसीज। तो कॉलेरा हैजा का ही इंग्लिश वर्ड है। ठीक, हैजा भी किसी गांव में हो गया तो वो पूरा गांव का गांव निपट जाता था। समझ गया? ये पता कर लेना कभी हैजा के बारे में। तुम्हारे अगर मम्मी पापा थोड़े से एजड होंगे, अगर 50 से 55 साल की उम्र के होंगे, तो उनसे पूछना हैजा बीमारी किसी गांव में होती थी तो पूरा गांव का गांव निपट जाता था। तो हैजा जो बीमारी है उसी को कॉलेरा बोलते हैं। वो एक जीवाणु जनित रोग है। पहली बात की हैजा जीवाणु जनित रोग है, उसकी वाहक मक्खी होती है। तो कभी खाना में मक्खी बैठे तो उतना हिस्सा खाना का निकाल लो। सफाई रखो, जितना ज्यादा हो सके सफाई रखना है, गंदगी नहीं रखना है। ठीक, गोनोरिया और सिफिलिस, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, ये एक STD बीमारी है।
ध्यान से पूछा गया है गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों के दोनों जीवाणु जनित रोग है। दूसरी बात, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मान, और ये केवल महिलाओं में होता है, ये क्या होता है, केवल महिलाओं में होने वाला बीमारी है। ये जो सिफिलिस है और गोनोरिया है, ये केवल महिलाओं में होने वाला जीवाणु जनित रोग है। ये एसटीडी डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मान लीजिए कोई महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शारीरिक संबंध बना रही है, या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बना रही है जिसको ऑलरेडी, मतलब किसी महिला को मान लो गोनोरिया या सिफिलिस है, उसके साथ किसी व्यक्ति ने, पुरुष व्यक्ति ने संबंध बनाया और उस पुरुष से वो फिर से संबंध बना ली, मतलब कोई नई महिला भी संबंध बना ली, तो उस महिला को भी ये बीमारी फैल जाएगा। और इस बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें जो महिला को अगर गोनोरिया और सिफिलिस हो गया तो याद रखिए वो बांझ हो जाती है, वो स्टेराइल हो जाती है। वो बांझ का मतलब वो प्रजननहीनता हो जाती है, वो प्रजनन की क्षमता खत्म कर देती है, उसके शरीर का जो प्रजनन क्षमता है खत्म हो जाता है और वह महिला कभी भी मां नहीं बन सकती। तो गोनोरिया और सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है, केवल महिलाओं में होता है। इसीलिए जो हमारे महाराज लोग हैं, अभी प्रेमानंद महाराज के बारे में बहुत अभी वो चला, बहुत उनको ट्रोल किया गया, बहुत उनके बारे में सेंसेशन बना हुआ था सोशल मीडिया में, ये बोल दिए वो बोल दिए। वो बोले थे ना कि ज्यादा महिलाओं को एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। वो चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। महिला हो चाहे पुरुष हो, पुरुष करेगा तो एड्स होगा, वो भी निपट जाएगा बहुत बुरे तरीके। एड्स की भी कोई इलाज नहीं है। और गलती से महिला के अगर एक से अधिक ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर है तो उसको भी गोनोरिया और सिफिलिस हो सकता है। इसीलिए जो महाराज लोग होते हैं या जो साध्वी लोग होते हैं वो हमारे समाज के ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ चीजों को सोच के समझाते हैं। पहले धर्म का प्रभाव था, तो धर्म भी एक साइंटिफिक है, उसको उन्होंने बोल दिया पाप है कि भाई एक से ज्यादा पुरुषों से बिना शादी के संबंध बनाना पाप है, एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध बनाना या एक से ज्यादा महिलाओं से संबंध बनाना पाप है। तो पहले क्या है, लोग पाप पुण्य को ज्यादा मानते थे, ठीक है। आज आप पढ़े लिखे हो गए तो आप पढ़े लिखे के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, तो गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, HIV हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जीवाणु जनित रोग है, इसीलिए ये एक STD रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसीलिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, क्या पुरुष को क्या महिला को, ठीक है। दोनों तरीके से बीमारी हो सकती है। निमोनिया भी एक जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। जिस व्यक्ति को निमोनिया हो गया उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक निमोनिया जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फेफड़े में जो कैपिलरीज होती है ना, जो छोटा छोटा, याद करो मैं बताया था, छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको, कैपिलरी नहीं बोलते इसको, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई इंग्लिश में। याद करो, अगर फेफड़े की स्ट्रक्चर को जब श्वसन तंत्र में मैं पढ़ाया हूं तो पढ़ाया ना, सबसे लास्ट जो कोशिका होती है इस स्ट्रक्चर का, ये जो इस स्ट्रक्चर में कोशिकाएं होती है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है, कोशिकाओं में होता है कि यहीं एल्वियोलाई में होती है, ठीक। इसी में संक्रमण हो जाता है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वो सीधा एल्वियोलाई को इन्फेक्टेड करता है। अगर एल्वियोलाई को ही इन्फेक्टेड कर देगा तो ना तो गैस मतलब ऑक्सीजन अंदर आएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, इसीलिए बेचारे को फेफड़े की दिक्कत रहती है। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ना कि ठंडे पानी में, जिसको निमोनिया हो गया उसको ठंडा पानी से जीवन भर बच के रहना पड़ता है। एक्चुअल में ये बीमारी में एक जो बैक्टीरिया है वो जाकर के अटैक कर दिया। अब जब अटैक कर दिया है तो उस व्यक्ति को हमेशा ठंड से बच के रहना पड़ेगा, पानी से बच के रहना पड़ेगा, वरना हो सकता है ये बैक्टीरिया और बढ़ जाए, ये बैक्टीरिया और बढ़ सकता है। आ रहा समझ में? तो निमोनिया जो हो रहा है फेफड़े से संबंधित है, सांस लेने में समस्या होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। ये एक जीवाणु है और फेफड़े के कोशिकाओं को ये संक्रमित करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। टिटेनस कौन सी बीमारी है? टिटेनस भी एक जीवाणु जनित रोग है। अब ये टिटेनस का कौन सा जीवाणु है?
तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। टिटनस जो होता है ना, जैसे किसी को कट गया या किसी का चोट लग गया तो सबसे पहले बोलते हैं जाओ जाकर के 15 रुपए या 10 रुपए लेना, जाकर के टिटनेस लगा के आना। अगर आपका हाथ कट भी गया, शेविंग करते समय भी कट गया, तो कभी कभी बोलते हैं जाओ जाकर के, अगर अस्तूरा पुराना है तो पहले टिटनेस लगाओ। होता क्या है, जो टिटनेस का बैक्टीरिया है मिट्टी में या गंदे पानी में रहता है। अब जंक लगा है तो जंक, पानी से जंक लगा होगा, पानी से जंक लगा होगा। जंक कैसे लगता है लोहे में? पानी, हवा, जो हवा में जो नमी होते है उससे जंक लग गया, तो उसमें भी सरवाइव कर जाता है। ये बैक्टीरिया को जीवन जीने के लिए केवल पानी चाहिए रहता है। तो जहां जहां भी पानी पाया, नमी पाया, तो ये जीवित हो सकता है, जिंदा हो सकता है, ये अपने आप को सरवाइव कर सकता है। तो ये जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी क्या करता है, वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जाकर के टिटनेस बीमारी कर देता है। और टिटनेस की बीमारी में क्या होता है मालूम? ये जबड़ा जो है, मुंह है, तो कभी कभी नोटिस करना कि कुछ कुछ लोगों को ना ऐसे हो जाता है, मतलब जबड़ा ना बंद नहीं होता, खुल जाता है जबड़ा, बंद ही नहीं होता, उसमें मुंह को दबाओगे तो भी बंद नहीं होता। इसीलिए इस बीमारी को, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी को, जो टिटनेस होता है, उसको लॉक जॉ डिसीज भी कहते हैं या लॉक्सा डिसीज भी कहते हैं। एकदम शरीर ऐंठा जाएगा, हाथ पैर ऐसे मुड़ने लगेगा एकदम। कभी कभी देखना, मेरे जानते में मैं कई लोगों को देखा हूं, हाथ पैर ऐसे करके ऐंठा जाएगा, पैर मुड़ जाएगा और ऐसे करके, मतलब वो जबड़ा बंद नहीं होगा। तो ये जो बीमारी है ना, इसको टिटनेस कहते हैं। इसका तुरंत जाकर के इलाज करवाओ। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे देखो तो जाकर के तुरंत इलाज कराना चाहिए। कभी कभी ये निकलता है, ये लक्षण ना बीच बीच में आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को टिटनेस हो गया तो होता क्या है, बचपन में तुम कट गए, छिल गया, गांव गांव के जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते, कौन जाए रे हॉस्पिटल जाकर के टिटनेस लगाए। अब जब बीमारी हो जाती है उसके बाद पता चलता है, तो बाद में का पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब टिटनेस हो गया उसके बाद फिर भी इसका इलाज है, इसको प्रॉपर देख रेख करने से, प्रॉपर दवाई लेने से ये ठीक हो सकता है। आप कभी किसी को ऐसा सिम्टम्स देखना, भाई कभी किसी कार्यालय में काम कर रहे हो, अचानक से किसी का शरीर ऐंठाने लग गया, जबड़ा बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जब जबड़ा बंद नहीं हो रहा है तो ऐसे बीमारी को आप क्या बोल सकते हो, टिटनेस बोल सकते हो। लकवा और ऐंठन ये इसके सिम्टम्स हैं, ये इसके क्या है, इसके लक्षण है कि लकवा मार देगा। लकवा भी क्या होता है, लकवा उसी को तो बोलते हैं ना, ऐंठा जाना। अगर किसी को नहीं मारा है तो उसको देखना यूट्यूब में, ऐंठन हो जाए पूरा ऐसे करके शरीर अकड़ जाता है, जबड़ा बंद नहीं होता, लकवा मार देना बोलते हैं, समझ गए। कई लोग क्या करते हैं, एकदम सड़ा प्याज, सड़ा आलू सुखाने लगेंगे और मोजा गंदा वाला सुखाने लगेंगे। हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसको टिटनेस है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण हुआ। कुकुर खांसी ये एक बीमारी है जिसको वूफिंग कफ भी बोलते हैं। और रात में जो ये एक्चुअल में ये छोटे बच्चों को होता है, इसको पर्टूसिस रोग भी कहते हैं। जो कुकुर खांसी है उसको पर्टूसिस रोग भी कहते हैं। बोर्डेला पर्टूसिस जीवाणु के कारण होता है, बोर्डेला पर्टूसिस जीवाणु के कारण होता है। छोटे बच्चे को रात में सोते समय क्या आता है, वो देखना, छोटे छोटे बच्चे अगर किसी के घर में हुआ होगा खांसी तो बहुत खतरनाक तरीके से, एकदम मतलब भोर भोर तरीके से खांसते हैं, ओहो 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 ओहो, रात में खांसते हैं पूरा रात, मतलब उनका खांसी दूर में खांस रहे हैं तो तुमको सुनाई देगा। उसको कुकुर खांसी कहते हैं, वूफिंग कफ, है ना। वूफिंग कुकुर खांसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुत्ता भी अगर खांसता है तो दूर में खांस रहा होगा तो तुमको आवाज आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जो छोटे बच्चे को ये जो वूफिंग कफ है ये किस कारण होता है, ये बोर्डेला पर्टूसिस के कारण होता है। कुकुर खांसी का ही बायोलॉजिकल नेम है पर्टूसिस डिसीज, ठीक। छोटे बच्चों को होता है, रात को सोते समय खांसते हैं, दिन भर नहीं खांसेंगे लेकिन रात को जब सो रहे हैं ना तो ओहो 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 ऐसे करके खांसने लगेंगे, आ रहा समझ। एक है लेप्रोसी, ये बीमारी को एकदम स्टार करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है, ठीक। कुष्ठ रोग, छोटा छोटा कुबड़ निकल जाता है, छोटा छोटा एकदम कुबड़ निकल जाता है, ऐसे करके शरीर झुक जाता है, उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग, या फिर इसी को कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। एक पिक्चर तुम लोग देखना आज, जो मैं पिक्चर का नाम बता रहा हूं, साउथ इंडियन मूवी है, आई है मूवी का नाम। मूवी का क्या नाम है, आई। अगर नहीं देखे होगे तो देखना, अगर देख चुके हो तो याद करो, उस जो हीरो रहता है बहुत स्मार्ट रहता है, उसको 3 लोग मिल करके, 4-5 लोग ग्रुप बना करके उसके स्मार्टनेस से जलते हैं और उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं।
उसको इंजेक्शन दे देते हैं लेप्रोसी वाला, उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, बेचारा बूढ़ा हो जाता है, कुबड़ आ जाता है, यहाँ पे बाल झड़ जाते हैं उसको। फिर उसको पता चलता है कि मेरे साथ में इन लोग ऐसा किए हैं, जानबूझ के मेरे को ऐसे इंजेक्शन मारे कि मेरे को लेप्रोसी हो गया। फिर वो बदला लेता है। इससे भी बुरा, इससे भी बुरा, इससे भी बुरा वो पिक्चर का डायलॉग है, समझ रहे हो? नहीं देखे हो? अब जाकर के आज मोबाइल में देखना। एक कोई शंकर है ना, साउथ इंडिया के बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर शंकर, उनकी पिक्चर है आई, मूवी का नाम है आई। बहुत अच्छी पिक्चर है। जो अपरिचित में हीरो था ना, अपरिचित में वही है। अब बहुत टॉप की पिक्चर है, उसको देखना आई, ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है, उसका गाना भी बहुत अच्छा है। तो आई मूवी में जो कुबड़ वाला है ना, वो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है। क्या है वो? कुष्ठ रोग है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। अब आता है अगला टाइफाइड। क्या आता है अगला बीमारी? टाइफाइड। टाइफाइड किस कारण से होता है? तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, प्रदूषित जल व भोजन के कारण होता है ना? प्रदूषित जल व भोजन के कारण होता है। जल और भोजन के कारण ये फैलता है। किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। एक जीवाणु है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। जो दूषित जल होता है, दूषित भोजन होता है, उसके कारण ये फैलता है। मान लो पानी पी दे रहे हो तुम, है ना, उस पानी में साल्मोनेला टाइफी है तो तुमको टाइफाइड हो जाएगा। गंदा पानी वाला गुपचुप खा रहे हो, है ना, हाथ डाल रहा है, बकायदा हाथ से मिसल रहा है वो, और मिसल के तुमको दे रहा है, लीजिए मैडम खाइए गुपचुप। जब ऐसा गंदा पानी वाला गुपचुप खा लोगे तो हो सकता है उसमें साल्मोनेला टाइफी हो, और साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो जाता है। और याद रखिएगा टाइफाइड के टेस्ट को, जैसे टीबी का टेस्ट क्या होता है? मैंटॉक्स, बताया था ना, मॉन्टॉक्स। मॉन्टॉक्स कौन सा टेस्ट है? और चिक, चिक के भी बारे में बताया, वही गलघोटू डिप्थीरिया, और मॉन्टॉक्स टीबी के लिए। तो ऐसे ही टाइफाइड के टेस्ट को वाइडल टेस्ट बोलते हैं। वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है। किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। एक बहुत गजब की स्टोरी है टाइफाइड के बारे में, सुनना चाहोगे? क्या आप सुनना चाहेंगे टाइफाइड के बारे में स्टोरी? तो सुनिए। बात है उन दिनों की, उन दिनों की बात है, उन दिनों की कहानी है, उन दिनों की, सन 1909 की, सन 1900 की। न्यूयॉर्क में एक महिला रसोइया, न्यूयॉर्क में एक रसोइया थी जिसका नाम था मैरी मेलन। रसोइया, रसोइया का नाम क्या था? मैरी मेलन। मैरी मेलन खाना बनाती थी, कुक थी बेचारी, जाए जाकर के खाना बनाए। इस महिला को सबसे पहले टाइफाइड हुआ था। मैरी मेलन को सबसे पहले टाइफाइड हुआ था, याद रखना। सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ था? मैरी मेलन को हुआ था। ठीक, अब एक कहानी सुनना, बहुत खतरनाक और बहुत दयनीय दर्दनाक कहानी है। हुआ क्या कि ये तो रसोइया थी बेचारी, अपना काम करने के लिए जाती थी और खाना बनाती थी। इस महिला को टाइफाइड हो गया था, ठीक, लेकिन रोग के लक्षण नहीं आ रहे थे। टाइफाइड में क्या होता है? उल्टी होता है, दस्त होता है, बुखार आता है, कपकपी आती है, ठीक। अगर किसी को टाइफाइड हुआ होगा तुम्हारे घर में या आसपास में, तो वहां की स्थिति, आंख सूज जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, पूरा बॉडी लाल हो जाता है ना, कोई खाने नहीं पच पाता है, बहुत बहुत बुरी स्थिति होती है, ठीक। अब मान लो किसी को टाइफाइड हो गया है, तो वो टाइफाइड से भी व्यक्ति को टाइफाइड फैल जाता है। मान लो कोई टाइफाइड वाला व्यक्ति है, उसका तुम जूठा पानी पी दिए, ठीक है, और वो जूठा पानी से भी तुमको टाइफाइड हो सकता है। या फिर वो नहा रहा था, या फिर वो थूक रहा था, वो थूक का पानी वापस तुम नहा लिए उसी में, ठीक, तो उसमें भी टाइफाइड हो सकता है। उसके मलमूत्र से भी टाइफाइड किसी को फैल सकता है। इसीलिए जो रोगी होता है उसका जो मलमूत्र होता है उसको वेस्ट, मतलब एक प्रॉपर बहुत सफाई रखा जाता है। हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे केमिकल रखे जाते हैं, जिससे बाथरूम क्लीनर वहां का एक अलग केमिकल होता है। आ रहा है समझ में? मरीजों को वहां इसीलिए क्वारंटाइन किया जाता है कि आप जाइए हॉस्पिटल में एडमिटेड रहिए, फिर वहां बहुत सारे केमिकल से वहां पोछा लगता है, फिनाइल डाल करके उसको साफ करते हैं, समझ रहे हो, और वहां स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है,
ताकि वहां की बीमारी किसी को फैले ना, वरना वहां तो जितने नर्स हैं सबको बीमारी हो जाए, जो डॉक्टर है उनको भी बीमारी हो जाए। उन लोग आपस में भी सफाई रखते हैं और वो ध्यान रखते हैं खाना खाने से पहले प्रॉपर हाथ धोना है, कहीं कभी पानी नहीं पी लेना है, साफ पानी पीना है, उबाल के पानी रख लो ठंडा छान करके, उसको भी बीमारी हो। ठीक, तो मैरी मिलन को सबसे पहले क्या हुआ, टाइफाइड हुआ। अब बेचारी उसको ना लक्षण नहीं आया, कि जो लक्षण आना चाहिए ना टाइफाइड में वो नहीं आया। वो खाना बनाती थी, जाती थी खाना बनाती थी, उस घर के जितने लोग थे सबको टाइफाइड हो गया, सब हताहत हो गए, कुछ लोग मर गए। उस पूरे शहर में टाइफाइड फैल गया, उस पूरे शहर में टाइफाइड फैल गया। अब भाई टाइफाइड फैला तो अमेरिका, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका। अब अमेरिका के लोग बोले यार इतने, अमेरिका के लोग वेरी इंटेलिजेंट, वहां के तुरंत साइंटिस्ट कहीं बीमारी निकला तो पता लगाते हैं कि सोर्स कहां से है, सबसे पहले इस लक्षण वाला मरीज कहां से आया था, इससे पता किया जाता है कि ये बीमारी कहां से निकला होगा। तो पता किए कि यार एक घर से आया है, न्यूयॉर्क का एक घर है जहां से ये लक्षण आया कि उसको बीमारी हुई। पता किए भाई, मैरी मेलन को पकड़ के लाए कि भाई उस घर में 2-3 लोग निपट गए थे, उस घर के लोगों का हर किसी का टेस्ट किए, तो टेस्ट किए तो सबसे पहला पॉजिटिव निकला मैरी मिलन का। बोले मां की कसम इसको हुआ है बीमारी और इसको कोई लक्षण ही नहीं आया है। गजब की बात है, पूरे डॉक्टर लोग हदक गए कि भाई इसको यहीं से बीमारी फैला है, इस महिला को ही सबसे पहले टाइफाइड हुआ मैरी मेलन को, और उसको ये लक्षण ही नहीं आया है। अब उन लोग क्या किए जानते हैं, उसके साथ में क्या बर्बरता किए, उसको क्वारंटाइन कर दिए, लेके गए एक द्वीप में उसको जेल जैसा बंद कर दिए, क्योंकि तुम्हारे कारण बीमारी फैल रहा है। अब भाई तब तक तो टीका तो तुरंत बनेगा नहीं, कोरोना वायरस हुआ तो क्या हुआ, लोगों को क्वारंटाइन किया गया ना, क्योंकि उसका दवाई नहीं बना था। अब वो महिला को भी क्या किया गया, क्वारंटाइन कर दिया, जबकि बेचारी को कोई सिम्टम नहीं, कोई उसको तकलीफ नहीं, बस उसके अंदर में बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया था। लेकिन उसके बैक्टीरिया मतलब वो किस्मत से कहना चाहिए मैजिक, कि उसको ना कोई लक्षण नहीं आया, उसके बॉडी में बैक्टीरिया थे लेकिन बीमारी उत्पन्न नहीं हो रहा था। ऐसे ही कई हमारे जैसे शरीर होंगे जिनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अपना शरीर से मतलब बीमारी नहीं दिखा पा रहे। बाद में लास्ट में बेचारी मर गई। उसको क्वारंटाइन करके रखे थे, खाना पानी देते थे, लेकिन कैद करके रखे थे 20 साल 25 साल तक इसको कैद करके रखे, इसीलिए इसे टाइफाइड मैरी कहा गया। याद रखना एक कहानी टाइफाइड मैरी के नाम से, मैरी मेलन को हुआ था इसीलिए टाइफाइड मैरी इसको नाम दिया गया, टाइफाइड मैरी। क्या नाम दिया गया, टाइफाइड मैरी नाम दिया गया। ठीक, सबसे पहली बार इनको हुआ था, बेचारी लास्ट में खत्म हो गई। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोगों को वहां हुआ था, न्यूयॉर्क में कई लोग निपट गए थे। और जब अमेरिका में कोई एक व्यक्ति मरता है तो याद रखना वो हमारे जैसा ऐसा देश नहीं है कि कौन मर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। एक व्यक्ति भी वहां मरा तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे एक एक व्यक्ति, एक एक जीव की रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। यही एक अच्छे गवर्नमेंट की निशानी होती है। उन लोग तुरंत पता करो ये बीमारी आई कहाँ से, फिर पता किए, उसको क्वारंटाइन किए, बाद में उसका वाइरल टेस्ट नहीं हुआ, वाइरल टेस्ट के बाद अब तो दवाइयाँ बन गई हैं, एंटी बैक्टीरियल डिवाइस हो गए। दवाई खाते हैं ना अपन, एंटीबायोटिक दवाई या एंटी बैक्टीरियल दवाई, या फिर इसी को क्या कहते हैं, एज़िथ्रोमाइसिन करके जो दवाई आती है, एंटीबायोटिक दवाई दे देना बोलते हैं ना, वो एंटीबायोटिक दवाई क्या है, एंटीबायोटिक दवाई जो बैक्टीरिया को मारता है, उसीलिए उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, या एंटीबैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया टाइफाइड। टाइफाइड के बाद आता है प्लेग। प्लेग मतलब ब्लैक डेथ, प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। RRR मूवी देखे हो, RRR मूवी, वही, हाँ, साउथ इंडियन मूवी, NTR, हाँ, रामचंद्रन, उन दोनों की पिक्चर थी, राजा मौली बनाया था। तो RRR। अब वो पिक्चर में एक तो सीन आता है कि जहां उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, वो भाग गया रहता है, NTR को पकड़ने जाते हैं, तो आलिया भट्ट आती है एक सैनिक को लेकर के, और वहां बोलती है कि प्लेग हुआ है यहाँ के लोगों को, प्लेग। तो वो सैनिक पीछे जाता है, लात मारता है और पीछे जाता है कि दूर रहो तुम। हुआ क्या था कि प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी, एक समय भारत में प्लेग फैला था, उसी को ब्लैक डेथ बोलते हैं। प्लेग एक बैक्टीरियल डिसीज है, बहुत लोग मरे थे ना, मतलब कोरोना वायरस से पहले अगर कोई बीमारी आई थी
तो वो प्लेग ही आई थी। प्लेग से भी जहां प्लेग हो रहा था वहां के लोग पूरा गांव खत्म, 200 गांव खत्म, 200 गांव बोल रहा हूं ना, एक गांव नहीं, 200 गांव के लोग खत्म। वहां के लोग जितने भी हो रहे थे, जहां फैल रहा है मरते जा रहे हैं लोग, जहां फैल रहा है मरते जा रहे हैं। तो प्लेग बहुत घातक बीमारी थी। बाद में पता चला कि ये एक चूहा या पिस्सू होते ना, अगर चूहा किसी चीज को काट दिया है, तो जैसे मान लो कोई बिस्किट है, उस पैकेट को चूहा काट दिया है, उसको मत खाना। पिस्सू मतलब छुछुंदर, ऐसा मान लो, छुछुंदर चूहा जैसा ही होता है, पिस्सू बोलते हैं उसको, है ना। चूहा और पिसुंदर, अगर पिस्सू किसी को काट दे तो वो चीज को भी कभी जीवन में मत खाना, फेंक देना तुरंत। वो फैलाते हैं, वो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है प्लेग। प्लेग किसके कारण होता है? तो चूहा और पिस्सू के कारण फैलाव होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। कौन फैलाता है? चूहा और पिस्सू फैलाते हैं, उनके लार में रहता है, ठीक है। हैजा किसके कारण होता है? मक्खी के कारण। तो चूहा और पिस्सू के कारण ये फैलता है। और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, तीनों टीका लगाते हैं। अगर आपको किसी को प्लेग हुआ है तो पहले डिप्थीरिया का टीका लगाएंगे, पर्टूसिस का टीका लगाएंगे और टिटेनस का। तीनों के टीका को मिक्स करके एक टीका बना है, ताकि किसी व्यक्ति को प्लेग अब ना हो। प्लेग तो अब खत्म ही हो गया, अब किसी को नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो पहले बीसीजी का टीका लग जाता है, फिर डीपीटी का टीका लग जाता है, फिर आगे पढ़ाऊंगा पोलियो का टीका लग जाता है, पोलियो का पिला देते हैं ड्रॉप। तो अब ये सब बीमारी नहीं होते, पहले ये बीमारी होते थे। लेकिन अब प्रश्न आता है, प्लेग किसके कारण हुआ था? जीवाणुओं के कारण। टाइफाइड किसके कारण हुआ था? जीवाणुओं के कारण। टाइफाइड का टेस्ट वाइडल। टाइफाइड किस जीवाणु का नाम होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है अब अगला बीमारी। पौधे में जीवाणु होने वाला। अब तो जितना इंसानों में होने वाला बीमारी था वो तो हो गया, अब जीवाणु में देखते हैं कि किस पौधे में कौन सा बीमारी होता है, जो बार बार पूछा गया है। सिट्रस कैंसर, ये एक जीवाणु जनित रोग है जो नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में होता है, लेमन में होता है। लेमन में काला 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 देखना उसके पत्ते में, और एक फल होता है उसमें छोटे 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 काले काले दाने लग जाते हैं, उसको सिट्रस कैंकर लोग बोलते हैं। सिट्रस कैंकर या सिट्रस कैंसर रोग बोलते हैं, जीवाणु के कारण होता है। नींबू में होता है जीवाणु के कारण, सिट्रस कैंकर। धान में होता है ब्लाइट डिसीज, ब्लाइट, लीफ ब्लाइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लाइट बोलते हैं, लीफ ब्लाइट डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लाइट डिसीज बोलते हैं, ठीक है। धान और आलू में, दोनों में ब्लैक स्कर्ट होता है। देखे होगे जब आलू जो होता है गल जाता है ना, सड़ जाता है, जिसको सड़ा आलू बोलते हैं, काला काला दिखने लगते हैं, वही ब्लैक स्कर्ट है। क्या है वो? ब्लैक स्कर्ट। ऐसे ही धान में भी काला काला वो सड़ जाता है, काला काला दाग आ जाता है, वो भी ब्लैक स्कर्ट है, ब्लैक स्कर्ट है। और पत्तियों में कौन सा होता है? ब्लाइट। तो ब्लैक स्कर्ट या ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ब्लाइट रोग धान में होता है। ब्लैक स्कर्ट आलू में होता है और धान में, दोनों में होता है। आलू और धान दोनों में होता है। याद रखना, ब्लैक स्कर्ट ये डिसीज आ चुका है ना, इसलिए बता रहा हूं। ब्लाइट डिसीज तो कई बार पूछा है कि धान में ब्लाइट डिसीज होता है, किसके कारण होता है? तो जीवाणु जनित रोग है। और ब्लैक स्कर्ट आलू में होता है, धान में होता है। ये जीवाणुओं से भी होता है और कवक से भी होता है, जीवाणु और कवक दोनों से होता है। आलू की मैं बात करूं केवल, तो आलू में किसके कारण होता है ब्लैक स्कर्ट? तो जीवाणु और कवक दोनों में होता है। धान में ब्लैक स्कर्ट रोग होता है जीवाणु के कारण। तो कहीं पर ब्लैक स्कर्ट आ जाए तो समझ जाना वो धान और आलू दोनों में हो सकता है, जीवाणु और कवक दोनों से हो सकता है। जीवाणु से भी हो सकता है, कवक से भी हो सकता है। ज्यादातर जीवाणु ही लेना है आंसर। क्या लेना? जीवाणु, क्योंकि वो जो मवेशी होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, जो चरने का काम करते हैं, भेड़, इन लोगों को मवेशी बोला जाता है, ठीक है। मवेशियों को एक जीवाणु जनित रोग होता है, एंथ्रेक्स। क्या होता है? एंथ्रेक्स। और उनको एंथ्रेक्स होता है तो हमको भी एंथ्रेक्स हो जाता है। नाक बहेगा, खांसी आएगा, हम लोगों को बीमारी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, टाइफाइड के पूरे लक्षण हो जाएंगे। एंथ्रेक्स क्या है? टाइफाइड जैसा लक्षण, टाइफाइड जैसा लक्षण होता है, ठीक है। तो मवेशियों में होने वाला रोग है, जो गाय, भैंस, बकरी है ना, गाय, भैंस, बकरी, इनको होने वाला रोग है। ऐसा बैक्टीरिया है
जो इसको इन्फेक्टेड करता है, उस बीमारी का क्या नाम है? एंथ्रेक्स। क्या नाम है बीमारी का? नाम एंथ्रेक्स। ठीक, तो एंथ्रेक्स बीमारी किसको होता है? मवेशियों को होता है। किस कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। अब एक बात याद रखना, जो एंथ्रेक्स है और कोलेरा, कोलेरा मतलब हैजा, ठीक, अब इसके जीवाणुओं को तो पहचान गए। तो जो अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेज लोग वेरी ब्रिलियंट। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, मान लो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, ठीक, तो जरूरी नहीं कि मिसाइल से ही अटैक किया जाए। हम क्या करेंगे? सिंधु नदी में मिला दो साले को, है कोलेरा का वायरस मिला, कोलेरा का बैक्टीरिया मिला दो और एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया मिला दो, बस वही जो बकरी को, गैया को एंथ्रेक्स हुआ है, जाओ जाकर के साले को सिंधु नदी में नहला दो। अगर किसी को हैजा हुआ है तो जाओ जाकर के बोलो कि जा भाई तू वहीं पे पेशाब कर दे या फिर वहीं पे उल्टी कर दे या जा उसी में तू नहा ले, और वो सिंधु नदी का पानी जाएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को, सारे लोगों को हैजा और एंथ्रेक्स हो जाएगा। यही करते थे बाकी लोग। जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व होता था ना, तो जैविक हथियार के रूप में उपयोग करते थे। जैविक हथियार मतलब बायो एजेंट, इसी को क्या बोला जाता है? बायो एजेंट के रूप में उपयोग करते थे। बायो एजेंट का मतलब, भाई जरूरी नहीं है कि मुझे तुमको मारना है तो मैं हथियार से मारूं, गोली से मारूं, तलवार से मारूं। मैं तुम्हारे पानी में जहर मिला दूंगा, मैं तुम्हारे पानी में क्या करूंगा? एंथ्रेक्स को मिला दूंगा और कोलेरा को मिला दूंगा। तुम्हारे जितने सैनिक हैं सबको कोलेरा हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा और निपट जाएंगे। तो जो अमेरिका के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, जो वेरी ब्रिलियंट, जो विकसित देश है ना, लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ते थे। यस, तो प्रश्न पूछा गया है कि किस जीवाणुओं को या किस बीमारी को जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था? कोलेरा को और एंथ्रेक्स को। किसी व्यक्ति को हैजा है, जाओ जाकर के बोलो जा भाई तू उल्टी कर दे, ब्रश कर दे, पेशाब कर दे उस पानी में, और उस पानी को बहा दो साले को, उसके घर में फेंक दो या उसके नदी में बहा दो, और वो नदी का पानी लोग पिएंगे तो साले सबको हो जाएगा। नल में मिला दो तो नल का पानी जहां तक जिसको जाएगा उसको बीमारी हो जाएगा। सैनिक का पता चल गया कि हाँ भाई सैनिक वहां रहते हैं, वहां से पानी पीते हैं, जाओ जाकर के किसी व्यक्ति को नहाया हुआ पानी या वो बीमार व्यक्ति का मिला दो। ठीक, ऐसे ही आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसी मवेशी को हो गया है, जाओ जाकर के उस पानी में नहला दो। इसीलिए कहते हैं तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए, तालाब के पानी में ब्रश तक नहीं करना चाहिए। अब आप जा रहे, नहाना भी नहीं चाहिए। नहाने से भी तो वो पानी नाक के, कान के थ्रू मुंह के अंदर तो गया है ना। भाई मवेशी को आप नहा रहे हो, भैंस वहां नहा रही है, गाय वहां नहा रही है, जाकर के बकरी को भी नहला देते हैं। तो हम नहा दिए, उसमें एंथ्रेक्स है उसको, या कोलेरा है, या कोलेरा तो नहीं है, एंथ्रेक्स है। अब एंथ्रेक्स फैल गया तुमको भी, आ रहा समझ में? तो बच के रहना, ये सब चीजों से बच के रखा जाए। तो आज की क्लास में जीवाणुओं से जनित रोग, कल अपन विषाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बीमारियों के बारे में जानिए। बस साफ सफाई, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी हमारे साफ सफाई से। स्वच्छ भारत मिशन का मेन रीजन ही यही है कि अगर हम सफाई ले आए तो आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। आप अपने घर में भी सफाई रखिए, खुद में सफाई रखिए कि आप खाना खाते हैं तो हाथ धो के खाइए, कहीं से भी डायरेक्ट उठा के कुछ भी ढकेल नहीं ले रहा है। ठीक है, आप कभी जाते हो समोसा खाने, गुपचुप खाने, तो देखो मक्खियों कितनी बैठ रही है। थोड़ा महंगा खाओ लेकिन साफ जगह से। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।